नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, कुशल होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग लगे हुए हैं, ये मुझे उम्मीद है। और आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, जो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। ध्वनि से मिलकर ही हमारी भाषा का निर्माण होता है, और भाषा ही हमें सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध करती है विश्व के प्राणियों में। आइए हम इन ध्वनि संबंधी 21 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को देखें, जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जब आती है, तो वो आती है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वर जो होते हैं, कितने होते हैं आपको बताया है, 11 होते हैं। और उनके उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके सामने यहाँ पर 4 है। मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व, प्लुत। तो यहाँ पर एक विकल्प ठीक है, और ठीक विकल्प क्या है आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और वो सही उत्तर है मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न 2, स्वर ध्वनि के प्रकार है। जो स्वर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न है, और उसको स्वर ध्वनि के प्रकार के नाम से भी पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं: दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या उपर्युक्त सभी। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दोनों ही प्रश्न एक प्रकार के हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है, और सही विकल्प कौन सा है आपने चुन लिया होगा। आइए देखते हैं आपके द्वारा चुना गया सही विकल्प सही है या गलत है। ये आपका सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी। स्वर ध्वनि के प्रकार 3 होते हैं: दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा और प्लुत स्वर की 3 मात्राएं होती हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? आपको पता है स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से व्यंजन को हम 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, वो पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन है। ये 4 यहाँ पे व्यंजन दिए गए हैं। 4 व्यंजन में से कोई एक है, 4 विकल्प है। पहले में ता व्यंजन है, फिर या है, फिर पा है, फिर सा है। इनमें से कौन सा व्यंजन है, ऐसा व्यंजन है जिसको अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में माना जाता है? तो ये सही उत्तर क्या है? ये सही उत्तर है या, रा, ला, वा। ये 4 अक्षर जो होते हैं हमारे, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब पहुंचते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। प्यारे बच्चों, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है आप लोग को पता है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। और अब आप ध्यान करिए कि उनमें से कौन सा ऐसा स्पर्श व्यंजन है जो यहाँ पर नहीं है। उन 25 में से जो अक्षर है, वो उनमें से यहाँ पर एक ऐसा अक्षर है जो वहां उनमें से नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वही आपका सही उत्तर है। और इनमें से कौन सा सही उत्तर है आपका? जो स्पर्श व्यंजन नहीं है वह है आपका या के बारे में अभी आपने ऊपर के प्रश्न में देखा था कि ये अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए स्पर्श व्यंजन नहीं हो सकता है। ये अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? यहाँ पर का है, खा है, या है, रा है, चा है और जा है और टा और आ है। तो यहाँ पर कंठ ध्वनियों के बारे में बात की जा रही है। वह सही जवाब है क और ख। पहला विकल्प आपका एकदम ठीक है। ये कंठ ध्वनियां है, कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है, या कंठ ध्वनियां भी कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। जब हमारे जो आपका स्वर है और व्यंजन है, उनका उच्चारण स्थान के आधार पर जब हम निर्धारण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो वहां पर आता है कि हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। और सही विकल्प क्या है, ये 4 में से आप उसको चयन कर चुके होंगे। आइए देखते हैं आपने सही चुना है या गलत किया है। सही उत्तर है ट, ठ, ड, ढ। ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्न में अर्ध स्वर क्या कहलाता है? अर्ध स्वर कहलाता है क्या? ये 4 विकल्प हैं, या, मा, ला और रा। इनमें से कौन सा जो व्यंजन है, जो अक्षर है, वह अर्ध स्वर कहलाता है? प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो आप लोग फिलहाल फिर भी अंदाजा लगाइए, तुक मारिए। सही जवाब क्या है? आइए पहुंचते हैं सही जवाब पर, और वो है या।
प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? जीभ के उच्चारण स्थान के आधार पर मुख जो हमारा है, काकल्य ध्वनि जो है, ये जो स्वर तंत्री है, इनके आधार पर हम अग्र स्वर और पश्च स्वर का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया है कि पश्च स्वर कौन सा है। तो आइए देखते हैं आपका चयन सही हुआ है या त्रुटिपूर्ण है। सही जवाब है आ ये पश्च स्वर है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि यानी दांत का स्पर्श जब जीभ करती है, उन ध्वनियों को हम दंत ध्वनियां कहते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं, क, छ, त और प। इनके उच्चारण करते समय, कौन से अक्षर के उच्चारण करते समय दांतों को हमारी जीभ स्पर्श कर रही है, वही आपका सही जवाब है। और सही जवाब यहाँ पर क्या है? सही जवाब है त। ता का जब उच्चारण करते हैं तो ता में ऊपर वाले दांतों को हमारी जीभ जो है बहुत आसानी से जाकर के स्पर्श करती है, इसलिए यह दंत ध्वनि है। अगला प्रश्न है 10, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है। ई, त, ह, ह। यहाँ पर उच्चारण स्थान फिर पुनः आया है और उसको जानना बहुत जरूरी है। हर ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सी ध्वनि कंठ ध्वनि है, जिसका उच्चारण कंठ से होता है, आपके गले से होता है, काकल्य जो है आपका वहां से होता है। तो यहाँ पे कौन सही जवाब है, आगे देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है हा। हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। बाकी तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, ये 3 विकल्प में से इस प्रकार की ध्वनियां हैं और हा जो है वो कंठ ध्वनि है। आइए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 4 विकल्प हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अ, थ, भा और ज। आप लोग जान गए होंगे इनका उच्चारण करके। जो भी अक्षर उच्चारण करने पर हमारे दोनों होंठ आपस में स्पर्श कर जाए तो आप समझ लीजिए वही अक्षर ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ ध्वनि है और कोई दूसरा नहीं है। तो इसके हिसाब से आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। आइए देखते हैं आप लोगों ने इतना समझाने के बाद भी सही विकल्प चुना है या नहीं चुना है। तो ये सही जवाब है भा। भा का जब उच्चारण करते हैं तो दोनों होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए जितने भी अक्षर हैं उनके उच्चारण में जब हम दोनों होठों को आपस में मिलाते हैं या मिलते हुए देखते हैं तो वह ध्वनि ओष्ठ व्यंजन कहलाती है या ओष्ठ ध्वनि कहलाती है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? एक प्रश्न टेट, सीटेट और सुपर टेट में जरूर पूछा जाता है। उसके साथ साथ एसआई की परीक्षा, उसके बाद नेट की परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी की परीक्षा और बहुत ढेर सारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित आपकी जानकारी को जांचते परखते हैं परीक्षक। वहां पर भी ये बार बार प्रश्न पूछा गया है, हमने कई बार देखा है, अपने बच्चों को हमने हर बार बताया है। अल्पप्राण, महाप्राण, उसके बाद में जो आपकी ध्वनियां होती हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर उन्हीं से संबंधित प्रश्न है प्यारे बच्चों, कभी हम विस्तार से बात करेंगे इन चीजों पर। अभी आपको सही जवाब ढूंढना है। सही जवाब क्या है? खा, था, चा और फा। आपको थोड़ा सा मैं संकेत देता हूं कि जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं वो पहला और तीसरा होता है। प्रत्येक जो आपका वर्ग है उसका पहला और तीसरा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है और उसके हिसाब से अब आपको चयन करना है इन 4 विकल्प में से सही उत्तर कौन सा है। तो आइए देखते हैं आपने इतना कहने के बाद भी सही उत्तर का चुनाव किया है या नहीं किया है, आप कितना सफल हुए हैं चीज को सीखने में, समझने में। आइए इसको देखते हैं। सही जवाब है चा। चा जो है वह अल्प प्राण है। मैंने कहा कि पहला और तीसरा वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर चा जो है वो वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए यहाँ पर ये अल्प प्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है 13, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? अभी मैंने पहले अल्प प्राण और महाप्राण की बात की। अल्प प्राण के बारे में मैंने आपको संकेत दिया और उसके बाद में मैंने सही उत्तर बताया। अभी आपको क्या करना है कि अब अघोष ध्वनि को आपको पहचानना। यहाँ पे जोड़े दिए गए हैं, वो 2 अक्षर हैं, गा, घा, डा, ढा, पा, फा और दा, धा। इन 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है जो अघोष ध्वनि का युग्म है, अघोष ध्वनि का जोड़ा है। तो वो आपको पहचानना है और अघोष ध्वनि की भी अलग पहचान होती है। उसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, एक अपने वीडियोस के संदर्भ में बनाया जाएगा।
आइए अभी देखते हैं सही जवाब आपको आता है या नहीं आता है। और सही जवाब क्या है? सही जवाब है पा और फा। ये दोनों ध्वनियां जो हैं ये अघोष ध्वनियां हैं। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं या क्या कहलाते हैं? ध्यान रखेंगे ना आप लोग। अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, घोष व्यंजन, महाप्राण व्यंजन या अघोष व्यंजन। अभी मैंने इस पर बात की है, आप लोग को इसमें से ढूंढना है। अल्पप्राण पे मैंने बताया था, महाप्राण के बारे में बताया था। अभी यहाँ पर यही चीज ढूंढनी है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? चार विकल्प में से कोई एक जवाब सही है। सही जवाब आपका क्या है? आइए ध्यान देते हैं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है महाप्राण व्यंजन। दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण व्यंजन कहते हैं और पहले और तीसरे को अल्पप्राण कहते हैं। मैंने पहले ही आपको ये चीज बताई। अब दूसरी चीज आपके सामने अभी यहाँ पर आ गई है कि स्पर्श व्यंजन के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं उनको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? का, अंगा, ग और ठा, ये चार ध्वनियां हैं। चार व्यंजनों में कोई एक महाप्राण है। अल्पप्राण महाप्राण के बारे में मैंने अभी आपको बताया है ऊपर के प्रश्नों में। अब आपको यहाँ पे भूलना नहीं है, यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे महाप्राण है ये पूछा गया है और महाप्राण अल्पप्राण के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अभी आपको मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आपका जानना चाहता हूँ कि कितना आपने सीखा। तो सही जवाब क्या है आप देख लीजिए, चुन लीजिए और मैं आपको बताता हूँ। सही जवाब है ठ। ठा ध्वनि महाप्राण ध्वनि है। प्यारे बच्चों, 16वां प्रश्न। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं? अब भी आपको कुछ बताना नहीं है, लेकिन देखते हैं आपने कितना सीखा है। सही जवाब चुनिए फटाफट और आइए जान लेते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है दूसरा और चौथा महाप्राण ध्वनियां वर्ग में होती हैं दूसरे और चौथे स्थान पर। प्यारे बच्चों, 17वां प्रश्न। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? यहाँ पर अल्प प्राण की बात आ गई है। मैंने इस प्रश्नोत्तरी में इस बात का ख्याल रखा है, क्योंकि ये बड़ा कठिन जो है प्रश्नोत्तरी है। ध्वनियों से संबंधित चीजों के बारे में निश्चित रूप से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो निश्चित रूप से आपकी मेरिट को हाई फाई बनाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपका एक एक अंक बड़ा कीमती होता है, इसलिए आप विशेष रूप से इस सत्र को ध्यान में रखेंगे कि निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है। बार बार वही अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष को मैंने पूछा है। यहाँ पर पुनः 17वां प्रश्न वही उसी से संबंधित है। अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अब आपको कुछ नहीं बताना है, हम कुछ नहीं बताएंगे, समझाएंगे भी कुछ नहीं। अब आपको ढूंढ लेना है। आइए देखते हैं आपने जवाब सही चुना है या गलत चुना है। और सही जवाब है क, का अल्पप्राण ध्वनि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 18। निम्न में कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? प्रश्न को बहुत ध्यान से समझें, उसको पढ़ें और उसके उपरांत ही सही उत्तर का चयन करें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षार्थियों को सफलता दिलाने के लिए इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि प्रश्न को ठीक प्रकार से पहले विद्यार्थी समझे और उसके पश्चात ही उसका सही उत्तर चयन करे। यदि प्रश्न को सही से नहीं समझा और आपने जवाब दे दिया तो निश्चित रूप से आपको असफलता मिलेगी। इसलिए ध्यान में रखें, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया निम्न में कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। बार बार पूछा गया अल्पप्राण कौन सी है, महाप्राण कौन सी है, और ये प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल विपरीत दिशा में गया। यहाँ पूछा गया महाप्राण ध्वनि नहीं है। 2011 में जब टेट हुआ, 12 में जब टेट हुआ, सी टेट हुआ, तो वहां पर इस तरीके के प्रश्नों की बहुतायत थी। निम्न में से कौन सी ये चीज नहीं है, कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये बहुत बार पूछा गया और लोगों ने ढूंढा क्या महाप्राण ध्वनि है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, परीक्षक से ज्यादा चतुर आप हैं और तभी आपको सफलता मिल रही है, मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं सही जवाब आपने क्या चुना है। सही जवाब है यहाँ पर जा और टा, दोनों उत्तर क्या है? महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि के लिए क्या जरूरी था? जरूरी था कि वह दूसरे और चौथे स्थान के वर्ण हों और ये दूसरे और चौथे स्थान के वर्ण नहीं है, इसलिए ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। इसका चुनाव आपको करना था। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। स्या, श और सा के अंतर्गत आते हैं, किस ध्वनि के अंतर्गत आते हैं? इनको कौन से
विभाजन के अंतर्गत रखा गया है, जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें इनको क्या नाम दिया गया है, ये 3 सा हमारे सामने आते हैं। इनके संदर्भ में विशेष बात की जाएगी किसी दिन अगले वीडियोज में। सा और सा इनके उच्चारण में आप भिन्नता आपको नहीं है, लेखन में भिन्नता है, बहुत अशुद्धि होती है। इन तीनों के क्या नाम है उच्चारण स्थान की दृष्टि से? एक तो यहाँ पे आपका तालव्य सा है पहला, दूसरा यहाँ पे मूर्धन्य है और तीसरा यहाँ पे दंत सा है। प्यारे बच्चों, हम इन चीजों पर आगे के वीडियो में बात करेंगे। अभी आपको केवल यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। ये किसके अंतर्गत आते हैं तीनों सा? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, आइए देख लेते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऊष्म व्यंजन। 4 अक्षर होते हैं ऊष्म व्यंजन में, स, स, स और हा। ये 4 के 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे 3 है, तीनों ऊष्म व्यंजन है। प्यारे बच्चों, आज 19वां के बाद में 20वां प्रश्न, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। पुनः उसी प्रकार का प्रश्न आपको एकदम पीछे ले जा करके और जोर से धक्का मारा गया। यहाँ पे पूछा गया इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, और आप चुनेंगे क्या? आप ऊष्म व्यंजन चुन लेंगे, उत्तर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना क्या नहीं है, जो ऊष्म व्यंजन नहीं है वो चुनना है। अब आप लोगों ने चुन लिया होगा, तो यहाँ पर हा, सा, सा और ला है। ये कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? जरूर चुन लिया होगा, एकदम सही चुना होगा। अधिकतर बच्चों का जवाब सही होगा, लेकिन जिसने प्रश्न ठीक से समझा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं तो 100% इसका उत्तर गलत होगा। सही उत्तर ला। ला जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। हम इससे पहले प्रश्न में बता के आए हैं कि सा, सा, सा और हा ये तीनों ऊष्म व्यंजन है, इसलिए ला जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। सही जवाब यही है। अगला प्रश्न, आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न, 21वां प्रश्न। उच्चारण की दृष्टि से सा है, अंतस्थ व्यंजन है, कंठ है, तालव्य है या दंत है? मैंने अभी दो प्रश्न के पहले इस बात को पूछा, 2 प्रश्न से पहले ही मैंने पूछा था, बताया था कि ये सा ध्वनि जो है ये कौन सी है, कहां से इसका उच्चारण स्थान होता है। आप लोग को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, ढूंढना चाहिए, लिखना चाहिए, बताना चाहिए, समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो सा ध्वनि है यहाँ पर आपके सामने लिखी गई है, इसके उच्चारण स्थान के संदर्भ में, इसके नाम के संदर्भ में 99% लोगों को कुछ नहीं पता है। वो भ्रमित है, अशुद्ध इसका उच्चारण करते हैं, इसका नाम भी उनको नहीं पता है, और इसीलिए बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम लगातार प्रयासरत है कि आपको इसी तरीके से जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक हिंदी के जानकार के लिए, एक अच्छे विद्यार्थी के लिए, एक अच्छे प्रशासक के लिए, एक अच्छे कर्मचारी के लिए, एक अच्छे देशभक्त समाज के निर्माण के लिए आपको हिंदी के बारे में, हिंदी के हर बारीक से बारीक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी हम अपनी भाषा से, अपने देश से लगाव कर रखेंगे, हम अपने लोगों से लगाव रख सकेंगे, और हम गौरवान्वित महसूस कर सकेंगे अपने आप में कि हम हिंदी के बारे में, हम हिंदुस्तान के लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, 21वां जो प्रश्न है यहाँ पर है, उच्चारण की दृष्टि से शा है, अंतस्थ, कंठ, तालव्य या दंत? आपने यदि वीडियो सही से देखा है तो 2-3 प्रश्न पहले ही मैंने इसके बारे में बताया है। प्यारे बच्चों, सही जवाब चुनिए और आइए देखते हैं आपने जवाब सही चुना है तो वो क्या चुना है और गलत क्या है। ठीक है, सही जवाब है तालव्य। सा तालव्य ध्वनि है। इसके बाद वाला सा जो आता है, जिसको आप पाटा सा कहते हैं, वो मूर्धन्य सा है। उसके बाद जो से वाले में सा बना हुआ है, सही वाला जो सा होता है, वो दंत सा कहलाता है। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये तीनों सा पर एक प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।